नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार में चुनाव नजदीक है और जैसे ही चुनावी तारीख करीब आ रही है वैसे ही तमाम बयानबाजी जारी है। हाल ही के दिनों में चिराग पासवान का एक बयान सामने आया है जहां पर चिराग पासवान मुस्लिम वोटर्स को साधते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने 2005 का जिक्र करते हुए कहा था कि तब उनके पिताजी यानी कि रामविलास पासवान ने मुसलमानों के लिए सोचा था और तब उन्होंने कहा था कि बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होना जरूरी है, लेकिन तब आरजेडी ने इस बात से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। और उसके बाद चिराग पासवान ने दुख जताया कि इसके बावजूद भी उनके पिता ने मुस्लिमों के लिए अपनी पार्टी तक त्याग दी थी, लेकिन मुसलमानों का साथ उन्हें नहीं मिला। इसी को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं खेद जताया और उसके साथ ही उन्होंने कहा, मुसलमानों से सवाल किया कि कब तक आप बंधुआ वोटर्स बन के रहेंगे, आप अपने लिए सोचिए, अपनों के लिए सोचिए। इस तरीके से आरजेडी के बातों में अगर वो आएंगे तो उन्हीं का ही नुकसान होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, एक तरफ जहां आरजेडी की बात की जाए, महागठबंधन की बात की जाए तो सीएम फेस का ऐलान हुआ, उसके बाद डिप्टी सीएम के फेस का ऐलान हो गया, जहां साहनी को जो है डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया गया है, जिसके बाद मुसलमानों में इसको लेकर, आरजेडी को लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं है, महागठबंधन को लेकर नाराजगी है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का ये बयान जहां वो मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई में मुस्लिम वोटर्स को साधने में चिराग पासवान कामयाब होंगे जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है? देखिए, बीजेपी के साथ हैं चिराग पासवान, एनडीए का हिस्सा हैं, तो मुस्लिम वोटर को बहुत ज्यादा लुभा पाएंगे उस बात का तो मुझे मतलब अंदाजा नहीं है और लगता भी नहीं कि लुभा पाएंगे या फिर अपने साथ जोड़ पाएंगे, क्योंकि जो 2005 का उन्होंने उदाहरण दिया तब भी इतना कहने के बावजूद भी कि किसी मुसलमान को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तब भी मुसलमानों का वोट, मुस्लिम वोट रामविलास पासवान की पार्टी को नहीं मिल पाया था। अभी भी चिराग पासवान ने बहुत ज्यादा मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया है, एक मुसलमान को टिकट दिया है, 29 सीटें यहां मिली हैं। लेकिन बात यहां करें आरजेडी की और कांग्रेस पार्टी की। देखिए, 243 सीटें बिहार में है, जिसमें से 143 सीटें अकेली आरजेडी लड़ रही है, 61 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मतलब 200 से ज्यादा सीटें दोनों पार्टी मिलकर लड़ रही हैं और इसमें से कितने मुस्लिमों को टिकट दिया गया है? महज 25 को। आरजेडी के पास 18% जो इंटैक्ट वोटर है, इसका आपका मुस्लिम वोट बैंक है। 14% के लगभग यादव है, 18-14 लगभग 32% ये बनता है। ये 32% वोट बैंक इंटैक्ट है ऐसा आरजेडी को लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। वैसा नहीं है क्यों? आरजेडी, देखिए, बिहार में अगर तेजस्वी यादव का जो चेहरा है सीएम फेस के लिए अगर अनाउंस नहीं किया जाता तो आपको क्या लगता, अगर महागठबंधन को मैंडेट मिल जाता तो कौन होता मुख्यमंत्री? किसे बनाया जाता मुख्यमंत्री? ऑब्वियस सी बात है, तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव के अलावा कोई चेहरा है ही नहीं, क्योंकि यादवों के भीतर भी यह संदेश देना था कि नहीं, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, यादव वोट बैंक को जोड़े रखने के लिए, क्योंकि यही यादव वोट बैंक है जो इनका गढ़ है। माधोपुर की सीट शायद है, लालू यादव को भी ये यादव हरा चुके हैं, मीसा भारती को ये यादव हरा चुके हैं, मतलब लालू यादव की बेटी को, राबड़ी देवी को भी ये यादव हरा चुके हैं, मतलब यादव बहुल सीट पर। तो पहली बात तो तेजस्वी यादव का चेहरा आगे करना और नाम लेना, क्योंकि बीजेपी भी आजकल जो है यादव जो वोट बैंक है उसमें लगातार बीजेपी की भी सेंधमारी जारी है और बीजेपी की भी तरफ वो वोट खिसक रहा है। तो सबसे पहले तो यादवों का वोट इंटैक्ट करना था। दूसरी तरफ जो बंधुआ मजदूर का वाला जो शब्द, बंधुआ शब्द जो दिया गया, यह शब्द देखिए प्लांट किया गया बिहार की राजनीति में। इससे पहले आपने बिहार की राजनीति में इस तरीके का कोई नैरेटिव नहीं सुना था, कोई शब्द नहीं सुना था। लेकिन जो फिलहाल सर्वे आ रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि लगभग एनडीए 160 सीटों तक पहुंच सकती है। 140 से 160 सीटें, ये बीजेपी का अंदरूनी सर्वे जो है वो भी ये कहता है कि 160 सीटों तक हम पहुंच सकते हैं। 49% जो वोट शेयर है वो एनडीए को मिल सकता है। इसे और ज्यादा मजबूत करने के लिए देखिए, ये कहानी कहां रची गई? कहानी रची गई कि जो तीसरा प्लेयर मैदान में आया है, प्रशांत किशोर नाम का। अब देखिए, जाति आधारित चुनाव बिहार में होते हैं, सबका अपना अपना पार्टियां हैं, हर जाति में कोई नेता है और वो नेता किसी ना किसी गठबंधन में अपना बैठा हुआ है, उसके पास सीटें हैं, तो कहीं स्पेस नहीं था बिहार की राजनीति में। लेकिन
प्रशांत किशोर की पार्टी जैसे ही आती है और अभी पिछला जो उपचुनाव हुए 4 सीटों पर, वहां प्रशांत किशोर की पार्टी 10% वोट लेने में कामयाब हो जाती है। तो महागठबंधन के खेमे में भी हलचल है, एनडीए के खेमे में भी हलचल है कि भैया जो मुद्दे लेकर ये पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, कहीं वोट अगर कटेगा तो दोनों इन गठबंधनों का कटेगा। लेकिन यहां एनडीए की तरफ से क्या किया गया, बहुत बहुत बारीकी से और बहुत सफाई से ये जो मुस्लिम मुख्यमंत्री वाला या मुस्लिम उप मुख्यमंत्री वाला जो नैरेटिव था वो छोड़ दिया गया, वो गढ़ दिया गया। इससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इस बात को आप मानेंगी कि ये नाराज आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नाराज होगा, और थोड़ा सा भी अगर ये वोट बैंक नाराज हुआ तो इसका जो नुकसान है वो आपका किसे होगा, वो आपका आरजेडी को होगा, वो आपका कांग्रेस को होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से सबसे ज्यादा मुस्लिमों को, शायद 21 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। 100 कुछ सीटों पर, 104 सीटों पर वो शायद चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, और उसमें से लगभग उन्हें 21 मुसलमानों को प्रशांत किशोर की तरफ से टिकट दिया गया है, और ये सबसे ज्यादा है। अब तक 21 मुसलमानों को टिकट दिया है और 40% जितने उन्होंने टिकट दिए हैं उसमें से 40% मुसलमानों पर उन्होंने दांव खेला है। हालांकि कहा तो उन्होंने भी यह था कि 100 से ज्यादा टिकट दिए जाएंगे, लेकिन मौजूदा राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बिहार की प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिया है। अगर यह नैरेटिव काम कर गया और यह वोटर कहीं थोड़ा सा भी अगर खिसक गया प्रशांत किशोर की तरफ, युवा वोटर, मुस्लिम वोटर थोड़ा सा भी अगर खिसक गया कहां प्रशांत किशोर की तरफ, तो फिर एनडीए के लिए अगर किसी सीट पर लड़ाई भी है थोड़ी सी, तो वो लड़ाई क्लियर हो जाएगी, एक तरफा हो जाएगी। बाकी मतलब एक फैक्ट की अगर बात करें तो सैनी समाज से आते हैं मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह, खुद को रहते हैं मुंबई में, पहले काम करते थे फिल्मों के सेट डिजाइनिंग का शायद वो काम किया करते थे। उसके बाद राजनीति में एनडीए के साथ वो रहे हैं, एनडीए के अंदर की बात करें तो नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं, बीजेपी के साथ भी रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में दोनों के ऊपर धोखा देने का आरोप लगाकर वो फिलहाल आरजेडी के साथ हैं। जो सहनी मल्लाह जो वोटर है बिहार में वो 2% है और उन्हें डिप्टी सीएम का फेस घोषित कर दिया गया। सीट कितनी लड़ रहे हैं वो, उन्हें 15 सीटें दी गई थी, एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया और एक उम्मीदवार का पर्चा उन्होंने वापस ले लिया आरजेडी के कैंडिडेट के सामने। तो 13 बची सीटें, कुल 13। पिछले चुनाव में 4 सीटें उनकी जीती, जो उन्होंने जीती थी, एक उम्मीदवार शायद उनके डेथ कर गए थे और 3 उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब कितनी सीटें जीत लेंगे? 13 की 13 भी अगर मान लेंगे 13 की 13 भी जीत जाते हैं तो क्या डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया जाना चाहिए? क्योंकि मुसलमान वोटर तो 18% है। अगर वो 18% वोट नहीं देता है आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को, तो फिर चुनाव में ही कहीं नहीं है, महागठबंधन कहीं भी चुनाव में नहीं है अगर वो 28%, 18% वोट बैंक इनके पास नहीं जाता है। तो एक बहुत अच्छा और बहुत मतलब सटीक एक शब्द गढ़ा गया बंधुआ का कि आप सिर्फ बंधुआ मजदूर थोड़ा ही हैं, आपको राजनीति में भी हिस्सेदारी चाहिए उस हिसाब से जिस हिसाब से आपका वोट बैंक। अब देखना होगा दिलचस्प ये कि 14 तारीख को जो नतीजे आते हैं उसमें कितना कारगर ये साबित होता है। और बिल्कुल अब अभिषेक, कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अलग अलग हथकंडे भी अपनाए जाते हैं, पैतरे भी अपनाए जाते हैं, अपने वोटर्स को साधने के लिए, लुभाने के लिए वादे भी किए जाते हैं। आप चिराग पासवान ने फिलहाल ये बयान तो दिया है, साथ ही 2005 का जिक्र करते हुए मुसलमान को याद दिलाने की भी कोशिश की कि उनके पिता ने आप मुसलमानों के लिए क्या किया था, कितना किया था। तो ऐसे में क्या मुस्लिम वोटर्स आप चिराग पासवान की तरफ ढलेंगे, उनकी पार्टी की तरफ ढलेंगे या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।